हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। जैसा आपको पता है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं। आज हमारा जो होगा राज्य व्यवस्था विशेष का 7वां भाग होगा। देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, उस पर आप ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी, किंतु यह संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए सही आंसर क्या है? इसके लिए सही आंसर है और उसका 1/3। ठीक है ना, 1/3। ठीक है, यानी कि जैसे आपने पढ़ा है कि राज्यों में क्या होता है कि आपकी विधानमंडल होती है, उस विधानमंडल में एक विधानसभा और एक विधान परिषद होगा। तो जिस राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल होता है वहां पे दो सदन होते हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद। तो जो आपका विधान सभा है उसमें अधिकतम संख्या तो हो सकती है 500 से ज्यादा विधानसभा सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती। लेकिन जो विधान परिषद है उसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? उसमें अधिकतम संख्या जो होगी वो विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं होगी, कम भले हो जाए, लेकिन कम कितनी होगी? 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, तो ये बात बोला है कि इसमें 100 इसमें। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ पर ये आपका है क्या, विधान मंडल। तो जो विधान मंडल है तो कई जगहों पे द्विसदनीय होता है, कहीं एक सदनीय होता है, लेकिन जहां पे द्विसदनीय है वहां पे क्या क्या होगा? वहां पे होगा आपका विधान सभा, है नहीं, और वहां पे क्या होगा आपका विधान परिषद, वहां पे क्या होगा? विधान परिषद। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अधिकतम संख्या कितनी होगी विधानसभा में? अधिकतम सदस्य संख्या ये होगी कितनी? 500। और न्यूनतम कितनी होगी? न्यूनतम होगी 60। वैसे ही यहां पर विधान परिषद में क्या होगा? यहां पर अधिकतम व न्यूनतम कितना होगा? तो न्यूनतम तो 40 होगी, ठीक है, लेकिन अधिकतम कितना होगा? अधिकतम की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये संख्या आपको ध्यान रखना चाहिए कि विधान कह सकते हैं कि उस, ठीक है, उस विधान सभा, उस विधानसभा सदस्य संख्या से, सदस्य संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं। ठीक है, ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे सपोज अगर हम मान लें कि मान लो यूपी की मैं बात करता हूं, तो अगर मैं यूपी की बात करता हूं तो यूपी में जो आपका विधानसभा है, यहाँ की जो सीट है हमने मान लिया वो सीट कितनी है, होने वाली 403 है। कितनी है? 403 है। लेकिन अब यूपी में जो विधान परिषद है तो इस यहाँ की सीट कितनी, अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम इसके 1/3 जो 403 है, इससे 1/3 से 1/3 से क्या नहीं होगा? ज्यादा नहीं होगा, इससे कम ही होगा, इससे कम होगा। ठीक है, 100 है तो 100 तो 1/3 से कम ही होता है 403 का। तो ये है कि विधानसभा में अधिकतम 500, न्यूनतम 60। विधान परिषद में अधिकतम इस विधानसभा के सदस्य संख्या 1/3 से ज्यादा नहीं होगा और न्यूनतम 40 नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां की जनसंख्या बहुत ही कम है तो वहां 40 से भी कम चला जाता है। जैसे सिक्किम की बात कर ले, सिक्किम में तो 40 की बजाय वहां 32 ही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से संबंधित है तो वो आपका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल आपका है 51A। ठीक है ना, और भाग कौन सा है? तो भाग हमारा है 4 का। ठीक है, 4 का। फिर है कि राज्य विधायिका के निम्न सदन को डैश डैश कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? मतलब कह रहा है कि जो राज्य विधायिका है उनमें से किसको
निम्न सदन कहा जा सकता है। विधान परिषद को, विधानसभा को, लोकसभा को, राज्यसभा को, तो ये कहा जाएगा इसको जो विधानसभा है, ठीक है ना। और बाकी इसकी हम लोग बात करें तो इसे कहा जाएगा उच्च सदन, उच्च सदन, ठीक है, उसको निम्न सदन, ठीक है। ये राज्य में, लेकिन केंद्र में, अगर केंद्र की बात करें, संघ की बात करें, संघ में निम्न सदन इसको कहा जाएगा, संघ में उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाएगा। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएसएसआर यानी कि रूस। हमने पहले ही बताया है, पहले वीडियो में ही कुछ बातें हमने बताई आपको कि भाई ये जो आपका यूएसएसआर है, यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड, ठीक है ना, कह सकते हैं यूनाइटेड सोवियत संघ जो रूस है, ठीक है। पहले इसको यूएसएसआर ही कहते थे, लेकिन अब इसको हम लोग कहते हैं क्या, रूस कहते हैं। तो यहां से हमने लिया है, ठीक है। कितने लिए हैं? तो 11 लिए हैं। कितने? 11। अगला है 5वां क्वेश्चन, देखिए भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या अभिभावक हैं उन उसका कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो प्रतिपाल्य को डैश डैश वर्ष तक की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करे, ठीक है। तो ये आपका कितने कितने वर्ष के बीच में? तो 6 से 14 वर्ष के बीच, ठीक है ना। यानी कुल मिला के बात ये कही गई है कि देखिए हमारे संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों में एक मौलिक कर्तव्य ये भी होता है भारत के माता पिता या उसके संरक्षक का ये कर्तव्य, उनका कर्तव्य है। उनका कर्तव्य है कि अगर उनके भाई अगर 6 से 14 साल के बीच में अगर बच्चा है तो उसको ये क्या करें, शिक्षा दे, ठीक है। ये उनका कर्तव्य है। अगर वो कर्तव्य नहीं करते हैं तो फिर उस बच्चे का मौलिक अधिकार भी है। अनुच्छेद 21A क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच को, ठीक है ना, उसको शिक्षा पाने का अधिकार है। जबकि माता पिता का क्या होगा? कर्तव्य होगा कि वो शिक्षा दिलाएं, और नहीं मिलता है तो बच्चों का अधिकार होगा, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या उसके कह सकते हैं जो भी संरक्षक है वो जा सकते हैं, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष। अगला है कि 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? नाबार्ड, नीति, आरबीआई या सेबी? सभी को पता है कि योजना आयोग अब तो समाप्त हो गया, उसके जगह पे आयोग कौन सा आया है? नीति आयोग आया है। कौन सा है? नीति आयोग आया है। तो इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन नाबार्ड देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 12 जुलाई 1982। मुख्यालय हालांकि मुंबई में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई जो शिव रमन समिति है ना, शिव रमन समिति की सिफारिश पे, ठीक है। इसकी स्थापना किस समिति के द्वारा की गई थी? ध्यान रखिएगा कि शिव रमन समिति के सिफारिश पर स्थापना की गई थी नाबार्ड की, जो कह सकते हैं कि एक प्रकार के जो कृषि के क्षेत्र में जो लोन दिया जाता है वो नाबार्ड के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना हम सभी को पता है कि ये कब हुआ था? 1935, अप्रैल 1935, यानी 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है ना। जबकि एक्ट कौन सा था? तो एक्ट था 1934 का, ठीक है। तो आरबीआई जो है इसका जो हेडक्वार्टर जो शुरू में हुआ करता था वो हुआ करता था कहाँ पे? कोलकाता, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। लेकिन अब इसका आरबीआई का मुख्यालय देखेंगे तो मुंबई में है, ठीक है ना। अब कहाँ पे है? अब ये है मुंबई में। अब कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है, आरबीआई। बाकी सेबी की बात करते हैं तो सेबी का खासकर मुख्यालय पूछा गया है, किसका मुख्यालय कहाँ पे? तो सेबी का मुख्यालय है आपका लखनऊ में, जिसकी स्थापना 1990 के आसपास में हुई थी, ठीक है। लेकिन नीति आयोग इसमें सही आंसर है, क्योंकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान
यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। क्या भारतीय संविधान में यही लिखा है केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं? यह न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है। भाई न्यायाधीशों को आप आसानी से तो नहीं हटा सकते हो, है नहीं? और ऐसा भी नहीं है कि कोई उसने गलत काम किया आप उसे हटाने के लिए कोई प्रावधान भी नहीं है, ऐसा नहीं है भी, ठीक है। अब अगर केवल उच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय भी न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, लेकिन कैसे हटाएंगे, थोड़ी सी प्रक्रिया जटिल है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। किस देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने, संकलित करने या प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है? तो ये देखो, जब हम क्या करते हैं, जनगणना करते हैं, तो सब ये डाटा हमारे पास भाई आता है, ठीक है ना। तब ये डाटा हमारे पास आता है। और पता है कि जनगणना कौन कराता है, तो गृह मंत्रालय कराता है। कौन कराता है, गृह मंत्रालय कराता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, यानी कि जनगणना कहीं ना कहीं संघ सूची का क्या है, विषय। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो अगर संजय किशन कौल, अब एस अब्दुल नजीर, संजीव खन्ना, भूषण रामकृष्ण गवई। तो इसमें देखो जो सही आंसर है आपका, वो ऑप्शन नंबर आपका ये है, एस अब्दुल नजीर, ठीक है ना। और इसमें आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक चीज आपको और भी चीज में समझ में आएगी कि अभी जो ये संजीव खन्ना है, आपको इनको बारे में जानना चाहिए कि अभी क्या है, ये 51 यानी 91, ठीक है, 91 क्या है, ये हमारे सीजीआई हैं, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। 91 क्या है, ये सीजीआई है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या भाई, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश डैश से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। 400, 600, 500, 300। तो अभी हमने इससे बात ही किया था कि भाई किसी भी विधानसभा में अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं वो 500 तक ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे, ठीक है ना। और 60 से कम नहीं होंगे, 500 से ज्यादा नहीं होंगे। तो सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि देखा जाए कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन है, तो बताएंगे ये राज्य कोई और नहीं, अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे सीटों की संख्या कितनी है, 403, यानी 500 से ज्यादा नहीं होगा। तो वास्तविकता में 500 से ज्यादा नहीं है, 403 ही तो है, लेकिन अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है, ठीक है। अरे देखिए अनुच्छेद 43 यानी अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में वैयक्तिक या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह सिद्धांत यह डैश डैश सिद्धांतों पर आधारित एक निदेशक है। तो जब यहीं से पकड़ में आ रहा है कि कह रहा है कुटीर उद्योगों में, भाई गांव में कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने का बात किसने की थी, तो इसके पक्षधर कौन थे, इसके पक्षधर थे गांधी जी। तो इसलिए गांधीवादी सिद्धांत कहलाता है ये, क्या कहलाता है, गांधीवादी सिद्धांत कहलाता है ये। अगर देखिए राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, इसका उल्लेख भारत के संविधान के डैश डैश के अंतर्गत किया गया है। कहीं ना कहीं देखेंगे मैंने भी बात बोला है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात की गई है। वो अनुच्छेद कौन सा था, वो अनुच्छेद था 50। वो अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद है 50। तो अनुच्छेद 50 में ये कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए, ताकि दोनों अपने आप में निष्पक्ष रूप से और कह सकते हैं कि बेहतर पारदर्शिता के साथ में वो कार्य
कर सके। तो ये अगर अनुच्छेद 50 है तो अनुच्छेद 50 कहीं ना कहीं ये डीपीएसपी में आता है, और डीपीएसपी किसमें, भाग 4 में है। ये ना भाग 4 में, 4 कौन सा है, तो ये देखो 4 ये है, ठीक है। तो भाग कौन सा है, भाग आपका है कौन सा, 4, ठीक है। तो भाग 4 में उल्लेख है किसका, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात की, ये आर्टिकल 50 होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य डैश डैश क्या है। जो हमने संविधान में जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो डीपीएसपी है राज्य के नीति निदेशक तत्व, वो हमने क्यों डाला है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्थिक असमानता, अरे ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, धार्मिक सद्भावना, राजनीतिक स्थिरता। तो हमने इसलिए डाला है ताकि हमारे जो समाज में है वो एक सामाजिक स्थिति बने, या सामाजिक न्याय मिले, या आर्थिक न्याय मिले, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन बी सही है, ध्यान रखिएगा। राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, और पढ़ने के बाद में क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कथन गलत की पहचान करना, जो गलत है उसकी पहचान करना है। पहला ऑप्शन है कि राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान। तो राजस्व व्यय, क्या इन दोनों में से कुछ आपको लगता है कि दोनों में कोई सही है? हमें तो इन दोनों में से कोई सही लगता नहीं है, ठीक है ना। तो ना ही क्या है एक, और ना ही क्या है दो, दोनों बातें क्या है, गलत है। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र यानी समग्र संपूर्ण संस्कृति की समृद्धि, विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है। अब देखो ये थोड़ा और डीप चला गया है नहीं। हमें इतना तो पता है कि आपके कितने हैं, 11 हैं, कितने हैं, 11 हैं, वो 51 ए में है। लेकिन 51 ए में अब क्या होगा, तो स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यानी 11 तक होगा। तो फिर इसमें 11 में देखेंगे तो जो ये वाली बात कही गई है ना कि भाई कि भारत के नागरिकों का एक और ये कर्तव्य होगा कि हमारी जो समग्र संपूर्ण जो संस्कृति है, जो समृद्धि, विरासत के महत्व और संरक्षण संबंधित है, वो बात की गई है अनुच्छेद 51 ए एफ में। यानी ये 6ठे नंबर का क्या हमारा मूल कर्तव्य है। किस नंबर का है, 6ठे नंबर का ये क्या हमारा मूल कर्तव्य है, बताया गया इसमें। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। अच्छा, समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार आप देखेंगे 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार, तो ये कहीं ना कहीं कहां से कहां तक है, 14 से लेकर 18 तक है। तो 14 से 18 तक का आर्टिकल कोई है क्या, आप देखेंगे उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत तो ये आर्टिकल 18 में है भाई। तो यही तो सही हो गया, फिर यही सही हो गया कि यही जो है वो समानता के अधिकार के अधीन ये आएगा। बाकी जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता ये तो नहीं आएगा, ये तो आप देखेंगे कहने 19 से लेकर 22 तक है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये आर्टिकल 26 में। शिक्षा का अधिकार ये आर्टिकल 21 में है, ये भी नहीं आएगा। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकायों का एक उदाहरण है। देखो अर्ध न्यायिक मतलब पूरी तरीके से न्यायिक संस्था नहीं है, अर्ध न्यायिक निकाय है। सर्वोच्च न्यायालय ये तो भाई पूरा पूरा न्यायिक ही है। अंतरराज्य परिषद नहीं। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हाँ जब विवाद का निवारण ही करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें न्याय की बात तो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बात आपकी सही हो जाएगी। हमने वहां पे देखा था, क्या देखा था कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जो 1988 में एक आयोग बना था, वहां पे उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बना था। वो भी क्या था, अर्ध न्यायिक था, लेकिन वो केंद्र स्तर पे था, लेकिन ये राज्य स्तर पे, लेकिन है कैसा, अर्ध न्यायिक संस्था, ठीक है। कैसा है, अर्ध न्यायिक संस्था। जैसे एनजीटी है ना, एनजीटी अगर मैं बात करूं, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
जो 2010 में बना था, ये भी कहीं ना कहीं एक क्या है, अर्ध न्यायिक संस्था है, अर्ध न्यायिक संस्था है जो पर्यावरण के संबंध में ये कार्य करती है, या पर्यावरण के संबंध में ये काम करती है। ठीक है, एनजीटी भी अर्ध न्यायिक संस्था है एक। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में डैश का उल्लेख किया गया है। जो संविधान के अनुच्छेद 126 है उसमें किस चीज की बात की गई है? तो ऑप्शन आप पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या है आपका, भारत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय का होना, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसमें जो सही आंसर आपका है, आपका ऑप्शन नंबर क्या है, आपका पहला ही सही है कि भाई भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो ये जो नियुक्ति होगी वो संविधान के किस आर्टिकल के तहत होगी? तो आर्टिकल होगा 126 कि हम कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। फिर देखिए, मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं है? यानी 19 का एक हिस्सा नहीं है। हालांकि 19 में क्या है, 19(1) है, आप देखेंगे 19A B C D ऐसे करके भी है। तो शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना, ठीक है, ये तो है। संपत्ति के अधिकार, अरे नहीं, संपत्ति के अधिकार तो आपने पढ़ाई था। संपत्ति के अधिकार तो अब आर्टिकल 300 क में चला गया है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है, एक कानूनी अधिकार है, नहीं है, एक कानूनी अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद किसमें है, 300 क में है नहीं? आपने पढ़ा था कि जिसको हमने क्या किया था कि एक खासकर 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1978 था उसके तहत संपत्ति के अधिकार को हमने अधिकार के क्षेत्र से निकालकर कानूनी अधिकार इससे बना दिया था। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। ठीक है, ये ठीक है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण कहीं भी जा सकते हो, या फिर कोई संघ बना सकते हो, या शांतिपूर्वक धरना दे सकते हो, यह अनुच्छेद 19 में कहा गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? अनुच्छेद 157, 159, 161 या 155। देखिए, संविधान की हम लोग बात करते हैं तो संविधान में क्या होता है ना कि उसमें आप देखेंगे तो कुछ ऐसी क्या है पद हैं जिनका संबंध एक अलग अलग अनुच्छेदों से है, लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जिनका सबका एक कह सकते हैं जो शपथ है वो अनुसूची में ही दे रखा है। अनुसूची आपकी जो 3 है उसमें दे रखा हुआ है। ठीक है ना? तो अगर बाकी का देखेंगे राज्यपाल का शपथ किस आर्टिकल के तहत वो लेता है, तो आर्टिकल है कौन सा, 159। कौन सा है, आर्टिकल है 159। जैसे आप देखेंगे राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो शपथ लेने का तरीका है या उनका जो प्रारूप है वो अपना अलग है, इसलिए उनके अलग अनुच्छेद हैं। ठीक है, उस अनुच्छेद के तो वो शपथ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे संवैधानिक शपथ हैं जो अनुसूची है उसके अधीन लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के भाई कितने क्वेश्चन थे, आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे टोटल। आपको इस चीज़ों को समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।